खुशामदीद दोस्तों, 21 नवंबर 2007 रात के तकरीबन 10 बजे योन सियो ली, जो कि 27 साल की एक ह्यूमन राइट्स थी, अपने अपार्टमेंट से निकलकर किचन की तरफ जाती हैं। इसकी डेली सिंपल रूटीन थी कि सुबह को काम पर जाना और शाम को वापस आना और चुपके से लेट नाइट टीवी देखना। असल में बात क्या है दोस्तों कि नॉर्थ कोरिया में लेट नाइट जागना और टीवी देखना अलाउड नहीं होता था। अगर कोई भी ऐसा करता था तो उसे पॉलिटिकल क्राइम की सजा दी जाती थी और इसकी सजा एक ही होती थी, इसे या तो गोली मार दो या फिर इसे सीधा लेबर कैंप में डाल दो। साल 1995 जब ह्योन सियो एक 15 साल की हो चुकी थी तो इसके फादर को इलीगल ट्रेड और करप्शन के केस में अरेस्ट कर लिया जाता है और इसकी वहीं पर ही डेथ हो जाती है। इसके फादर की डेथ की जो रीज़न थी वो बहुत ही शॉकिंग थी, जिसकी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इसकी डेथ के बाद इनकी फाइनेंशियल हालत बहुत ही वीक हो चुकी थी और इसी वजह से इसकी मां को ब्लैक मार्केट में काम करना पड़ता है ताकि ये अपनी फाइनेंशियल हालत को बेहतर बना सके। फिर आता है 1997 जब ह्योन सियो ली एक 17 साल की हो चुकी थी और इसके मन में एक ख्याल आता है, एक ख्याल आज़ादी का। इनकी फैमिली जहां रहती थी वो येलो रिवर के किनारे के बिल्कुल ही करीब था, एक एरिया जो चाइना और नॉर्थ कोरिया के दरमियान एक नेचुरल बॉर्डर बनाता है। एक दिन ये अपने घर से निकलती है और दरिया के उस पार चाइना के उस बॉर्डर को देखती है और दिल में सोचती है कि ये आज़ादी जो इतना नज़दीक नज़र आ रही है इससे कहीं ज़्यादा दूर है। बिल आखिर 20 दिसंबर 1997 को ये अपनी आज़ादी के लिए रात के 20 डिग्री सेल्सियस की ठंड में ये बाहर निकलती है और अपना पहला कदम आज़ादी की तरफ उठाती है। इसे मालूम नहीं था कि इसका उठाया गया ये पहला कदम इसके 7 साल लंबे सफ़र की शुरुआत होने वाला है। चांस की बात है कि ये बॉर्डर गार्ड से बचते हुए किसी तरह से नॉर्थ कोरिया से चाइना पहुंच जाती है और फिर वहां से साउथ कोरिया, और इसी वजह से इसकी कहानी दुनिया को पता चल पाती है। country was the best on the planet. America, South Korea, Japan are the enemies. Although I often wondered about the outside world, I thought I would spend the entire my life in North Korea until everything suddenly changed. और आगे चलकर ह्योन सियो ली एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बनती है और नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर के राइट्स के लिए काम करती हैं। इसे जिंदा रहने के लिए अपनी आइडेंटिटी को 7 बार छुपाना पड़ता है ताकि इसकी हकीकत किसी पर आश्कार ना हो जाए, और इसीलिए ये अपनी कहानी पर एक फेमस बुक लिखती हैं, द गर्ल विद 7 नेम एस्केप फ्रॉम नॉर्थ कोरिया। ह्योन सियो जैसी सर्वाइवल की कहानी पर आइए देखते हैं नॉर्थ कोरिया में लोगों की डेली लाइफ कैसी गुजरती है और इस कहानी को समझते हैं फिर से शुरू से। यह है साउथ कोरिया और इसके जस्ट ऊपर मौजूद है नॉर्थ कोरिया और इसके साइड में मौजूद है चाइना का बड़ा देश। चाइना और नॉर्थ कोरिया के दरमियान एक नदी सी बहती है जिसे येलो रिवर कहते हैं, जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान एक नेचुरल बॉर्डर बनाता है। यही रिवर ही हमारी कहानी की सबसे बड़ी शुरुआत होती है। ह्योन सियो ली के एस्केप केस में भी यही रास्ता इख्तियार किया जाता है, क्योंकि जहाँ ये रहती थी उस जगह का नाम था हयासन, जो कि चाइना के शहर चेंजबाई के जस्ट सामने है। ह्योन सियो एक मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करती थी और इसके फादर जो थे वो एक मिलिट्री ऑफिसर थे और इसकी मां ब्लैक मार्केट में काम करती थी। इनका ताल्लुक मिलिट्री फैमिली होने की वजह से इनका जो सोंग बोन था यानी सोशल रैंक था वो बहुत ही अच्छा था, इसीलिए ये एक मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ जी रहे थे, जिसमें इन्हें राशन दिया जाता, कभी कभार इलेक्ट्रिसिटी होती थी और जो इनका स्कूल सिस्टम था वो भी स्ट्रिक्ट था। यहाँ पर एक सिस्टम है सोंग बोन का जिसका मैंने जिक्र अभी वीडियो में किया है। ये क्या होता है इसे समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही वो पॉइंट था जिसकी वजह से इस सारी कहानी की शुरुआत होती है। अब बात क्या है दोस्तों, नॉर्थ कोरिया 3 तरह की क्लासेस में बटा हुआ है। पहली है कोर क्लास जिसे वफादार कहा जाता है, और दूसरी है वेवरिंग जो कि संत के दायरे में आती है, और इसके साथ तीसरी है होस्टल जिन्हें मुल्क का दुश्मन करार दिया जाता है। और यही सोंग बोन सिस्टम डिसाइड करेगा कि कौन कहाँ रहेगा, क्या पढ़ेगा, क्या देखेगा, और इसके अलावा इसका ऑक्यूपेशन क्या होगा, इसे सरकार की तरफ से खाना कितना दिया जाएगा, हेल्थ, एजुकेशन और भी बहुत सारी सर्विसेज यही सोंग बोन सिस्टम ही कंट्रोल करेगा। तो ऐसे केसेस में कोई भी अगर पॉलिटिकल क्राइम करता है तो उसकी फैमिली का पूरा सोंग बोन घटा दिया जाता है। यही वो सबब था जिसकी वजह से ह्योन सियो ली के फादर ने सुसाइड कर लिया ताकि उसकी फैमिली सेफ रह सके। अब बात क्या है दोस्तों कि नॉर्थ कोरिया में 1919 के समय में भूखमरी इतना ज्यादा थी कि लोग मेंढकों का शिकार करने लगे। इसी टाइम पर ह्योन सियो ली के फादर को भी इलीगल ट्रेड और करप्शन के केस में अरेस्ट किया जाता है। गवर्नमेंट ने कहा कि इसने पर्सनल प्रॉफिट के लिए चाइनीज लोगों के साथ इलीगल ट्रेड की है, मतलब बॉर्डर के रूल को तोड़कर इसने गुड्स एक्सचेंज किया है। ये नॉर्थ कोरिया के कानून के मुताबिक एक स्टेट क्राइम था।
और ऐसा करने से इसकी फैमिली का सूंग बून घटा दिया जाता है और इसकी पूरी फैमिली पर बेरहमी से टॉर्चर किया जाता है। लेकिन इसके फादर ये कभी भी नहीं चाहते थे, इसीलिए इन्हें खुद ही सुसाइड कर लिया। यही वो टाइम था जिसके बाद इनकी फाइनेंशियल हालत बद से बदतर होती चली गई और इसकी माँ को फिर ब्लैक मार्केट में काम करना पड़ा। फिर आता है साल 1997। ह्यून सियोली एक 17 साल की हो चुकी थी जब क्यूरियोसिटी के चक्कर में ये चाइना के बॉर्डर को क्रॉस कर जाती है। दिसंबर 1997 ह्यून सियो एक बॉर्डर गार्ड से हेल्प मांगती है। ये इसे कहती है कि ये चाइना जाकर अपनी फैमिली से मिलने के बाद कुछ दिनों बाद ये वापस आ जाएगी। ह्यून सियो बहुत ही तेजी से चाइना जाकर अपनी जिंदगी की खुशियों में डूब जाती है और इसका ये 4 रोजा दौरा कई हफ्तों में बदल जाता है। अब नॉर्थ कोरिया में इसके ठिकाने के बारे में शकूक व शुबात होने लगते हैं और अचानक इसकी माँ इसे फोन करके कहती है कि अब वो फिर वापस कभी ना आए। उसे पता था कि अगर ये वापस आई तो इसे या तो मार दिया जाएगा या फिर बेरहमी से टॉर्चर किया जाएगा। इस टाइम पर इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करना पड़ा। इसने हमेशा के लिए नॉर्थ कोरिया को छोड़ दिया। चाइना पहुंचते ही इसने एक फेक आइडेंटिटी बनाई एक नए नाम के साथ और यहीं से ही इसके द गर्ल विद 7 नेम के सफर की शुरुआत होती है। वहाँ इसने देखा दुनिया कितना अलग थी, खाना, फ्रीडम, म्यूजिक सब कुछ अलग था। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम थी इलीगल रिफ्यूजीज की, क्योंकि अगर कोई भी नॉर्थ कोरिया से भागकर चाइना की तरफ आता तो चाइना उसे पकड़कर वापस नॉर्थ कोरिया ही भिजवा देता था। इसे पता था कि अगर ये पकड़ी गई तो इसे वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाएगा। इसी डर की वजह से इसे अपनी आइडेंटिटी को छुपाना पड़ा। इसने अपने अलग नाम से आइडेंटिटी बनाई और एक चाइनीज गर्ल के नाम से ही इसने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। कुछ साल बाद जब वो स्टेबल हुई 2001-2002 के आसपास इसकी मुलाकात एक चाइनीज लड़के से होती है जो कि एक बिजनेसमैन टाइप था और इनिशियली तौर पर उसने ह्यून सियो की हेल्प भी की थी। इनके बीच एक इमोशनल अटैचमेंट हुआ, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वही प्रॉब्लम जो कि ये कहीं पकड़ी ना जाए। द गर्ल विद 7 नेम्स की बुक के इस पेज के ऊपर देखिए क्या लिखा है। He wanted to marry me, कि वो मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन ना तो मेरे पास रियल नेम था और ना ही पेपर, तो वो मुझसे फिर शादी क्यों करेगा। कुछ टाइम बाद जब लड़के को पता चला कि ह्यून सियो एक नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर है तो उसने अपना रिलेशनशिप तोड़ दिया। उसने कहा कि अगर चाइना में ये पकड़ी गई तो फिर मैं भी फंस जाऊंगा। ये ब्रेकअप ह्यून सियो के लिए बहुत ही पेनफुल था क्योंकि पहली बार ही था कि इसने किसी पर ट्रस्ट किया था। उसी वक्त इसने अपनी डायरी में लिखा, आई रियलाइज्ड इवन इन फ्रीडम आई वाज स्टिल अ प्रिजनर ऑफ माई पास्ट। इसके बाद 2008 में इसने फाइनली फिर चाइना को छोड़कर साउथ कोरिया जाने का फैसला किया। ये एक स्मगलिंग नेटवर्क के जरिए चाइना से साउथ और फिर वहां से थाईलैंड का रूट लिया। ये रूट उस वक्त कॉमन था उन लोगों के लिए जो नॉर्थ कोरिया छोड़कर साउथ कोरिया आते थे। थाईलैंड पहुंचकर ये नॉर्थ कोरिया के एम्बेसी में खुद को सरेंडर कर देती है और वहां इसने कहा, मैं नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर हूं और आजादी चाहती हूं। इस वक्त इसकी एज तकरीबन 29 साल हो चुकी थी। साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने इसे एक रिफ्यूज स्टेटस दिया और इसे HRR सेंटर में रख दिया। HRR सेंटर का फुल फॉर्म है इनामून रिफ्यूजीज रीसेटलमेंट सेंटर। साउथ कोरिया पहुंचते ही इसे रियलाइज होता है कि आजादी की भी एक नई स्ट्रगल है। कल्चर और सोसाइटी तो नॉर्थ कोरिया से बिल्कुल अलग थी। लोग नॉर्थ कोरिया रिफ्यूजीज को इनफीरियर की तरह देखते थे, लेकिन धीरे धीरे करके इसने खुद को अडेप्ट किया, पार्ट टाइम जॉब किया, कॉलेज गई और इंग्लिश सीखी। फिर आया साल 2010। तकरीबन 13 साल बाद इसे अपनी माँ और भाई से फिर से कांटेक्ट करने का मौका मिला और फिर यहीं से इसके दिल में ख्याल आया कि ये अपनी माँ और भाई को भी यहाँ पर लेकर आए और चांस की बात है ये पीसफुली इन्हें नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया ले आती है। पहली बार ही था कि ये पूरी फैमिली एक आजाद मुल्क में रहने लगी थी, लेकिन इनके लिए भी यहाँ सेटलमेंट बहुत ही मुश्किल थी। इसकी माँ को लैंग्वेज और कल्चर में बहुत सी मुश्किल हुई। ह्यून सियोली खुद डिप्रेशन से गुजरी और इसके भाई को भी स्कूल और सोसाइटी में एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगा। लेकिन सब कुछ फेस करने के बाद फिर भी इन्होंने ग्रेजुअली अपनी जिंदगी को रीबिल्ड किया और ह्यून सियोली आगे चलकर एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बनती है और नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर के राइट्स के लिए काम करती है। साल 2013 में इसकी TED टॉक माई एस्केप फ्रॉम नॉर्थ कोरिया बहुत ही वायरल होती है। इसने दुनिया को बताया कि किस तरह से इसने एक खौफनाक डिक्टेटरशिप से लड़कर खुद की आज़ादी हासिल की और जिंदा रहने के लिए इसे अपनी आइडेंटिटी को 7 बार चेंज करना पड़ता है। इसीलिए ये अपनी कहानी पर एक बहुत ही फेमस बुक लिखती है, द गर्ल विद 7 नेम एस्केप फ्रॉम नॉर्थ कोरिया। वीडियो को मुकम्मल देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो में एक कमेंट जरूर छोड़ देना। मिलता हूँ फिर मैं आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, और हाँ, इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। ओके।